गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्लास 11 चैप्टर 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग फंड्स के पार्ट नंबर 6 में। आज एजुकेशनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन के बाद अब हम पढ़ेंगे ऑटो लोन। क्या है ये ऑटो लोन? वो लोन जो ऑटो के लिए लिया जाता है? बिल्कुल नहीं। कह सकते हैं एक कैटेगरी हो सकती है ऑटो की, लेकिन इसको कॉमन टर्म में क्या कहते हैं? लोन फॉर ऑटोमोबाइल। किसके लिए लिया गया है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कार, कोई अदर व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसी चीजों के लिए जो लोन लिया जाता है उसको कहते हैं ऑटोमोबाइल लोन और ऑटो लोन। इस लोन में सर ये कौन से टाइप का लोन होता है? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सिक्योर्ड लोन है। कैसा लोन है? सिक्योर्ड लोन है। सर सिक्योर्ड लोन का मतलब मैंने पढ़ा था कि मुझे कहीं ना कहीं सिक्योर्ड लोन में कोलेट्रल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही पढ़ा था, सिक्योर्ड लोन में कोलेट्रल रखना पड़ता है। इसी वजह से ऑटो लोन में आपको कोलेट्रल देना पड़ता है। कोलेट्रल के रूप में सर क्या रखेंगे? सर जो आप गाड़ी लेके आए हैं लोन के फॉर्म, लोन लेकर, वही गाड़ी आपकी एज अ कोलेट्रल, यानी कि उसके पेपर्स, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स एज अ कोलेट्रल बैंक के पास रहते हैं। और अगर आप पेमेंट करने में लोन के फेल हो जाते हैं तो वो ऑटोमोबाइल, वो पर्टिकुलर व्हीकल बैंक ले जाती है आपसे। ये होता है एज अ कोलेट्रल। इसमें देखिए आजकल गाड़ी लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी लेना अब इंसान के मतलब कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के बाहर हो रही है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है वैसे वैसे कार की, व्हीलर्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसीलिए कार का फाइनेंस भी होता है। आपने सुना होगा कि सर क्या करा दिया हमने? कार का फाइनेंस करा दिया। कार का फाइनेंस जो है वो बैंक 2 कैटेगरी में करती है। कार का फाइनेंस बैंक 2 कैटेगरी में करती है। एक वो कार जो आपने न्यू परचेज की है, उसका फाइनेंस इमीडिएटली हो जाता है। एक होती है सेकेंड हैंड कार। कौन सी कार? सेकेंड हैंड। ये कार आपकी 5 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये सेकेंड हैंड कार 5 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी है तो इसका फाइनेंस बैंक नहीं करती है। आजकल इनकम की शॉर्टेज है, मतलब कम इनकम है लोगों के पास, तो लोग अपने फैमिली मेंबर्स की, स्पाउस, हस्बैंड अपनी वाइफ की और वाइफ अपने हस्बैंड की भी इनकम इंक्लूड करके कार लोन ले सकता है अगर वो चाहे। इसके बाद इसमें आ जाता है रीपेमेंट, कि सर जो कार लोन या फिर आप कहते हैं ऑटो लोन लेते हैं ये कब तक रीपे करना होता है? सर ये आपको रीपे करना होता है 84 EMIs में। कितने में करना होता है? 84 EMIs मैक्सिमम आप 84 EMI पे कर सकते हैं अपने लोन की। 84 से कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपके लोन का साइज कितना है, कितने अमाउंट का लोन ले रखा है, उस पर डिपेंड करता है आपकी EMI। सर EMI क्या होती है? रिवाइव करिए लास्ट पार्ट। EMI स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब पर मंथ आप कितना लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, वो होती है आपकी EMI। इसके बाद अब आ जाते हैं इसमें EMI सर कैसे निकाली जाती है? EMI कैसे निकाली जाएगी? सर EMI में जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, और जितने टाइम ड्यूरेशन का होता है उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया जाता है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आपकी EMI भी कैसी होगी? हाई होगी। अगर यही आपका टाइम ड्यूरेशन लेस है तो आपकी EMI कैसी होगी? लेस होगी। तो ये था। इसके बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट टाइप का लोन, जो कि है होम मोर्टगेज लोन। कौन सा लोन?
होम लोन ऑब्लिक मोर्टगेज लोन। सर ये क्या होता है? ये वो लोन है जो एक पर्सन अपना घर बनवाने के लिए लेता है, उसको कहते हैं होम लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन। ठीक है सर। सर ये देता कौन है? बिल्कुल, ये देते हैं कम से कम 3 लोग। पहला देती है बैंक। कौन देती है? बैंक। दूसरा कौन देता है? हाउसिंग फंड्स कंपनी। कुछ ये पर्टिकुलर कंपनी होती हैं जो सिर्फ हाउसिंग लोन प्रोवाइड यानी कि होम लोन प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनीज। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और भी जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं होम लोन। ठीक है सर, समझ गए। ये लोन क्या होता है? घर के लिए लिया जाता है, घर बनवाने के लिए, जो भी मतलब टाइप पे बताएंगे अभी। कुल मिला के ये लोन घर के लिए लिया जाता है। 3 लोग दे सकते हैं, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फंड्स कंपनी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके बाद सर इसमें आ जाता है कि होम मॉर्गेज लोन में कोलेट्रल यानी कि मोर्टेज कैसे किया जाता है। देखिए, जब आप एक होम के लिए लोन लेते हैं, क्या लेते हैं? लोन। तो उस लोन को लेने के बाद आपने हाउस परचेज किया होगा या बनवाया होगा, तो उस होम के पेपर्स, लीगल पेपर्स आपको क्या है? एज आ कोलेट्रल या और मोर्टेज, यानी कि आपको एज अ कोलेट्रल अपने हाउस के लोन के पेपर्स बैंक को देने पड़ते हैं या फिर मोर्टेज कराने पड़ते हैं, यानी कि गिरवी रखने पड़ते हैं। और जब आप लोन की फुल अमाउंट, कितनी अमाउंट? फुल अमाउंट पे कर देंगे, तब आपको आपके पेपर्स बैक मिल जाएंगे, पेपर्स आपको वापस मिल जाएंगे। सर इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी कि ये किस बेस पे रीपेमेंट होता है? सर इसका भी पेमेंट जो है वो ईएमआई पे होता है। सर इसमें ईएमआई जो है 2 इंटरेस्ट बेसिस पर निकाली जाती है, एक हो जाता है फिक्स, एक हो जाता है फ्लोटिंग। ठीक है, अगर याद करिए आपको पढ़ाया था जब मैंने पर्सनल लोन, उसमें बताया था फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो फिक्स होता है, और जो आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर ईयर आपका जो है वो चेंज होता रहता है। 90,000 वाला एग्जांपल दिया था, उसमें आपने 3 मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में पे किया, तो पहली इंस्टॉलमेंट में 30,000, उस पर 10% 3,000, तो ऐसे करके मतलब निकालते थे। अगर रिवाइव करिए इसके लिए आप पार्ट नंबर 3 और 4 पार्ट नंबर पर्सनल लोन, टॉपिक पर्सनल लोन को आप स्टडी करिए प्रीवियस पार्ट्स में, आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद अब इस पे आइए, अब आगे आ जाते हैं कि इसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, देखिए होम, आजकल घर खरीदना यानी कि ज़मीन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। होम मोर्टगेज, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्यों बड़ी बात नहीं है? प्रॉपर्टी खरीदने में तो अमाउंट बहुत लगता है। देखिए क्यों बड़ी बात नहीं है। आप जब कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि एक प्रॉपर्टी खरीदी है आपने, तो आप बोरोवर हुए, तो सामने वाला क्या हुआ? लेंडर हुआ। जिससे आपने खरीदी होगी वो क्या होगा? लेंडर। ठीक, तो सर जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ जो भी हमारा प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसका सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन यानी कि स्मॉल अमाउंट पे करना होता है ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग और ओइंग दैट प्रॉपर्टी। तो उसका हम क्या कर देते हैं? एक स्मॉल अमाउंट पे कर देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? वो हम आराम से एज अ इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, और तब तक के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मेरी क्या हो जाती है? मोर्टेज होती है, यानी कि गिरवी होती है। किसके पास? लेंडर के पास।
और जब हम धीरे धीरे इसका पेमेंट पूरा कर देते हैं, जब कंप्लीट पेमेंट कर दिया प्रॉपर्टी की वैल्यू का, तो फिर हमें जो प्रॉपर्टी है वो किसके नेम पर हो जाएगी? बोरोवर यानी कि हमारे नेम पर। तो एक ये सिंपल प्रोसीजर है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक बहुत स्मॉल अमाउंट पे करना होता है ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग, जो कि एक स्मॉल पार्ट होता है टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इसको आप अपफ्रंट इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, जो ऑन द स्पॉट हम पे करते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है कि जितना अमाउंट पे कर दिया उसके अलावा जो बचा होता है उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास रहती है? लेंडर के पास गिरवी रहती है। जब उसका हम पूरा अमाउंट पे कर देते हैं तब वो प्रॉपर्टी मेरे नेम पर हो जाती है। अब मान लो अगर हम पेमेंट करने में फेल हो गए तो क्या होगा? उस फोर क्लोजर ऑफ होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर क्लोजर ऑफ होम। ये बताया था लास्ट पार्ट में। फोर क्लोजर ऑफ लोन का मतलब अगर आप पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल बताया था, तो वो गुड्स आपको वापस करने हैं उस केस में। तो देखो इसी केस में क्या होता है, अगर आप पेमेंट करने में प्रॉपर्टी के जो अमाउंट है उसकी पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो जो लैंडर है जिसके पास वो प्रॉपर्टी मोर्टेज है, गिरवी है आपकी, वो लैंडर क्या होता है? उसको मार्केट में बेच सकता है। ये उसका लीगल राइट है। कैसा राइट है? लीगल राइट है। तो ये है अगर आप फेल कर जाते हैं पेमेंट करने में। इसके बाद आ जाता है कि ये जो मोर्टेज लोन मिलता है ये एक प्रॉपर लीगल फॉर्म में मोर्टेज डीड बनता है। क्या बनता है? मोर्टेज डीड। ये एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट, जो कि पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि कितना अमाउंट आपने ऑन द मोमेंट पे किया है परचेजिंग की टाइम पर और कितना आपका मोर्टेज के फॉर्म में है, और अगर आप पेमेंट करना क्या कहते हैं फेल हो गए हैं तो फोर क्लोजर ऑफ लोन हो सकता है या फिर नहीं। ये सारी बातें जो है मोर्टेज डीड में होती है। मोर्टेज डीड आप कह सकते हैं एक क्या है? रिटन एग्रीमेंट है। क्या है? रिटन एग्रीमेंट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ होम लोन। क्या आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ होम लोन। देखिए टाइप्स ऑफ होम लोन। टाइप्स ऑफ होम लोन में पहला लोन जो आ जाता है वो आता है होम परचेज लोन। कौन सा लोन? होम परचेज लोन। होम परचेज लोन यानी कि वो लोन जो एक नया हाउस यानी कि होम परचेज करने के लिए लिया गया है। लोन taken for new house purchase means the loan which is taken for the purchase of new house is known as home purchase loan। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है होम इम्प्रूवमेंट लोन। कैसा लोन? होम इम्प्रूवमेंट लोन। होम इम्प्रूवमेंट लोन। सर ये होम इम्प्रूवमेंट लोन क्या होता है? घर को इम्प्रूव कराना। कहने का मतलब इसको जो टर्मिनोलॉजी होती है होम इम्प्रूवमेंट की वो होता है रेनोवेशन कराना हाउस का, या फिर रिपेयरिंग कराना। जो कि आपका पुराना घर है उसका रेनोवेशन कराना है, पेंटिंग वगैरह करानी है, दिवाली आ रही, होली आ रही, त्यौहार है, तो ऐसे टाइम पे क्या होते हैं जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए क्या होता है? लोन लिया जाता है। तो वो क्या हो गया? फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ ओल्ड हाउस। मतलब वो लोन जो कि रेनोवेशन या फिर रिपेयर के लिए लिया जाता है। किस घर के लिए? ओल्ड हाउस के लिए। इसके बाद आ जाता है होम एक्सटेंशन लोन। कौन सा लोन? होम एक्सटेंशन लोन। सर ये होम एक्सटेंशन लोन क्या है? देखिए होम एक्सटेंशन लोन वो है जो बोरोवर तब लेता है जब उसको घर में एक्सटेंशन कराना होता है, या फिर मतलब कोई फ्लोर एक नया बनवाना होता है। मान लो 2 फ्लोर
हाउस है उसको थर्ड फ्लोर बनवाना है या फिर एक एक्स्ट्रा रूम बनवाना है, तो एक्सपेंड करने के लिए किसके लिए जाता है, टू एक्सपेंड एन एग्जिस्टिंग होम और टू ऐड एन एक्स्ट्रा रूम। कुल मिला के इम्प्रूवमेंट यानी कि एक्सटेंशन के लिए जो लोन लिया जाता है उसको कहते हैं होम इम्प्रूवमेंट, सॉरी होम एक्सटेंशन लोन। इसके बाद आ जाता है होम कन्वर्जन लोन। कौन सा लोन, होम कन्वर्जन लोन। मान लीजिए आपके जो इस टाइम एक जो करंट होम है उसके लिए आपने लोन लिया था, लेकिन बाद में आपके पास एक आपको नया होम और बनवाना था, तो उस नए होम के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था, तो आपके पास ये जो लोन चल रहा था फिलहाल में करंट होम पर, उसको आपने कन्वर्ट करा लिया न्यू हाउस पे, और अगर आपको थोड़ा पैसा और चाहिए था तो उसका लोन आपने और सेंक्शन करा लिया। कहने का मतलब आपका एक ये होम था करंट वाला और ये रहा आपका एक न्यू वाला, इस पे लोन चल रहा था 5 लाख का, लेकिन आपको समझ में आया कि हमें लोन चाहिए है नए वाले के लिए ज़्यादा, कितना चाहिए 10 लाख का, और इसमें ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला लोन हम क्या करा लेंगे, इसमें कन्वर्ट करा लेंगे न्यू वाले में। तो ये वाला अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा फंड चाहिए मतलब 10 लाख में 5 लाख तो यहाँ से आ गया पुराने वाले से, और जो 5 लाख हमें चाहिए वो हम क्या करा लेंगे, सैंक्शन करा लेंगे बैंक से। तो ये हो जाता है कन्वर्जन लोन, यानी कि ओल्ड करंट जो चल रहा है उसको कन्वर्जन करा दिया किसमें, नए वाले में। तो ये पहले वाला 5 लाख क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये था आपका होम कन्वर्जन लोन। इसके बाद आ जाता है ब्रिज लोन। सर ये वो लोन है जो ब्रिज के लिए लिया जाता है? नहीं सर, ये एक गैप होता है, यहाँ ब्रिज का मतलब एक तरह से गैप है। देखिए आपके पास एक पुराना घर था जिसमें आप रहते थे, अब आपको वो घर बेचना है, क्या करना है, ओल्ड होम सेल करना है, और आपको एक नया घर खरीदना है, न्यू हाउस। 1 मिनट। न्यू होम के लिए आपको लोन मतलब न्यू होम बनवाना है और पुराना वाला घर बेचना है, ठीक है। जब नया वाला घर बनवाएंगे तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होगा वो कहाँ से आएगा, वो पैसा आएगा जब हम पुराना घर बेचेंगे, तभी तो आएगा और तभी नया घर बन पाएगा। लेकिन इसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ेगा, कस्टमर। जब तक कस्टमर नहीं मिलेगा और ये घर बेचेगा नहीं पुराना वाला, तो फिर हम नया घर कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या लेते हैं, लोन लेते हैं नया घर बनवाने के लिए। और जब ये मेरा पुराने वाले घर का कस्टमर मिल जाएगा, यानी कि ये सोल्ड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, तो इससे जो फंड आएगा यानी कि पैसा आएगा, उससे हम अपना जो ये लोन ले रखा है ब्रिज लोन नए घर बनवाने के लिए, उसको हम क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। ब्रिज लोन ओल्ड, जब पुराना घर बेचते हैं और नया घर बनवाना होता है, तो नए घर बनवाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो आएगा जब हम पुराना घर बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उसी से बनवाएंगे नया घर। कॉमन टर्म्स में यही होता है। लेकिन पुराना वाला जो घर बेचेगा उसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ता है, कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम के लिए क्या होता है, हम एक लोन ले लेते हैं अपना नया घर बनवाने के लिए। और जब ये पुराना वाला घर बिक जाता है या फिर कस्टमर मिल जाता है, सोल्ड आउट हो गया, तब इससे जो पैसा आता है उससे हम ब्रिज लोन अपना क्या कर देते हैं, रीपे कर देते हैं। तो ये था आपका ब्रिज लोन। अब इसके बाद सर ये लोन हमें लगभग मिलता कितने टाइम के लिए, होम लोन। देखो होम लोन या मोर्टगेज लोन आपको 10 साल से लेकर 30 साल के लिए मिलता है। कितने तक मिलता है, 10 से लेकर 30 साल तक। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, और कम टाइम के लिए लेंगे तो इंटरेस्ट कम होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसमें भी कुछ बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट। क्या मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट इन होम लोन। अब ये टैक्स बेनिफिट क्या है होम लोन या हाउसिंग लोन में, देखिए ये IT एक्ट
61 के रूल्स के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर एक सेक्शन आता है 24 सब क्लॉज 1, सेक्शन 24 सब क्लॉज 1। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये मालूम होना चाहिए कि टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है। देखो सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 के हिसाब से अगर आपने जो घर है उसके लिए लोन लिया था घर बनवाने के लिए, और अब उस घर में आप खुद रह रहे हैं, मतलब आपने एक लोन लिया था घर के लिए, होम के लिए आपने लोन लिया था, अब उस घर को बनवा लिया है और उस घर में आप रह रहे हैं, लिविंग। तो इस घर के ऊपर आपने जो लोन लिया है उस पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट में से आपका जो है 1,50,000 पर ईयर या कि पर एनम, मतलब हर साल का आपका 1.5 लाख का इंटरेस्ट इससे किससे इनकम से रिलैक्सेशन मिल जाएगा टैक्स से। मतलब अगर आपकी इनकम 3,50,000, एक मिनट, अगर आपकी इनकम 3,50,000 है और उसमें से आपने 1,50,000 इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग लोन पर, तो आपका जो है 1,50,000 इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री हो जाएगा। अब टैक्स आपका सिर्फ 2 लाख की इनकम पर लगेगा। अगर इस घर में आप खुद रहते हैं, जिस घर के लिए लोन लिया था, अगर आप उस घर में खुद रहते हैं तो आपका 1,50,000 पर ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको टैक्स से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आपने एक घर बनवाने के लिए लोन लिया था और अब वो घर आपने रेंट पे दे दिया है, किस पे दे दिया है, रेंट पे, तो और उस घर को रेंट पे देने के बाद उससे जो रेंटल इनकम हुई, कौन सी इनकम हुई, रेंटल इनकम, यानी कि वो इनकम जो रेंट से आई, मान लो वो आपकी इनकम आई 7 लाख और आपका जो इस घर पे टोटल इंटरेस्ट बना वो बना कितना, 2 लाख, सॉरी मान लो 5 लाख बना, तो 7 लाख आपकी इनकम थी, उसमें से 5 लाख आपका इंटरेस्ट बना, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा टैक्स से इस इंटरेस्ट पर। अब आप पे ऊपर टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पे टैक्स लगेगा। कहने का मतलब आपकी जो रेंटल इनकम होती है, जब आप घर रेंट पे दे रखे हैं, खुद नहीं रहते हैं उसमें, जब आप रेंट पे किसी को घर दे रखा है, उसमें जो रेंटल इनकम होती है उसमें से आपका पूरा इंटरेस्ट जो है माफ हो जाता है, यानी कि टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये था आपका होम लोन और ऑटो लोन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन so that I can include in my next part. Please do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the notifications regarding to the videos. Do subscribe the channel. Remember the name Rahul Gupta. Thank you for watching.